बच्चों, मैं पंकज कुमार कंचन फ्रॉम KVBM IC उधवापुर। आज हम लोग बेटा क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, है ना। यानी लेक्चर नंबर 3 पर बात करेंगे। ठीक, लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था। इस समय आपका जो है फर्स्ट चैप्टर चल रहा है ना। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, यानी कूलाम के नियम का डेरिवेशन पढ़ा था, जहां अपन फार्मूला क्या आया था आपका कूलाम के नियम से, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये सूत्र आया था, है ना, इस तरीके से। तो ये पूरा डेरिवेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था, जहां पर आपका हमने बताया था कि ε0 क्या होती थी, निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है ε0 भैया? निर्वात की विद्युतशीलता है। और ε0 का जो मान होता है, आंकिक मान, वो क्या होता है 8.85 10⁻12। 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। ठीक, और ये इसका आंकिक मान होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक, तो आज इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, ε0 का विमीय सूत्र पढ़ेंगे। ठीक, देखेंगे ε0 का विमीय सूत्र। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। अब चूंकि आप जानते हो कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये फार्मूला आया था। ठीक, एप्सिलॉन जो है कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब देखिए ε0 को इधर भेज देंगे हम लोग, तो F कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ε0 को इधर भेज दिया, F यहाँ पर आ गया। तो ε0 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4π Q1 Q2/fr²। ठीक, बात समझे। अब 1/4π जो है आपका, ये कांस्टेंट है, यानी इसका बीमा नहीं होती, इसकी बीमा नहीं होगी, क्योंकि हमने बताया था कि क्लास 11th में आप में जो है आप लोग पढ़े भी होंगे कि वहां पर ये बताया गया था कि जो कांस्टेंट राशियां होती हैं उनका विमीय सूत्र नहीं होता है ना। तो इसको छोड़ दिया जाए। अब बात करते हैं ऊपर Q1 Q2, यानी दो आवेश है। कितने आवेश हैं? दो आवेश है। ठीक, तो दोनों आवेशों के, अब आवेश चाहे जो हो, विमीय सूत्र सबका एक ही होगा। आवेश चाहे 5 कूलाम हो, 10 कूलाम हो, है ना, इससे मतलब नहीं है आपका। आवेश अगर हैं तो उनके सबके विमीय सूत्र क्या होंगे, समान। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर दो आवेश है, तो इसका विमीय सूत्र ये Q1 है। ठीक, अब जो आवेश का विमीय सूत्र होता है क्यों का, वो क्या होता है, आवेश का विमीय सूत्र AT होता है। क्या होता है भैया? AT होता है। लेकिन यहाँ दो आवेश है, तो AT और AT का जब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा A2 और T2। बात समझे, यानी कि AT और जब AT का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ A की पावर 1 A की पावर मिलकर A की पावर 3 हो जाएगी 2, और T की पावर भी हो जाएगी 2। तो इस तरीके से यहाँ पर Q1 Q2 का जो सम्मिलित विमीय सूत्र होगा हो जाएगा A2 T2। यहाँ पर ये मत कहना A² T²। ठीक, तो क्या हो जाएगा A2 T2 के, क्योंकि यहाँ पर दो आवेश है, इनको और इनके विमीय सूत्रों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से AT को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा A2 T2। तो ऊपर ही हो गया। अब नीचे देखिए F बल है, और बल का विमीय सूत्र हमारा क्या होता है भैया, MLT-2। क्या होता है, MLT-2। और ये क्या है, R क्या है, दूरी है ना। और दूरी का जो विमीय सूत्र, अब R² लगा है, दूरी का होता है तो L है। ठीक, दूरी यानी कि लंबाई एक प्रकार की, तो होता उसका L है, लेकिन यहाँ पर R² लगा तो L2 हो जाएगा। ठीक, आप ध्यान दीजिए, ये जो नीचे जो हर में आपका लिखा है, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर यहाँ क्या था, A2 T2 वैसे ही रहेगा। ठीक, और इन दो ब्रैकेट को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इनकी पावर्स यहाँ जो पॉजिटिव होंगी ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएंगी, और यहाँ जो नेगेटिव होंगे ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएंगी, है ना। तो देखिए इन दोनों को ऊपर ले गए तो यहाँ m की घात +1 थी, ऊपर गई तो -1। l की घात +1 थी, ऊपर गई -1। t की पावर -2 थी घात, ऊपर गई तो +2 हो गई। यहाँ l की पावर 2 थी प्लस में, ऊपर गया तो कितना हो गया, माइनस में हो गया। ठीक, अब जरा देखिए इन सभी को एक ही में लिख दिया जाए, एक ब्रैकेट में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग विमीय सूत्र में कहाँ से स्टार्ट करते हैं, m से, MLT, इसके इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ m की पावर -1, और कोई m है नहीं तो m की पावर -1। अब l की पावर यहाँ -1 है, यहाँ l की पावर -2, तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन माइनस माइनस है तो दोनों ये भी जुड़ जाएंगी। ठीक, तो l की पावर कितनी हो जाएगी, -3। t की पावर यहाँ पर 2 है,
यहाँ पर 2 है तो मिलकर हो जाएगी t की पावर 4, और यहाँ पर और बचा क्या, a बचा आपका, तो a की पावर 2 था तो वो वही हो जाएगा। तो इस तरीके से एप्सिलॉन 0 का जो विमीय सूत्र होगा, यानी एप्सिलॉन नॉट का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, m-1 L-3 T4a2। तो ये आपका क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र हो गया। ठीक, तो इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट का भैया जो आंकिक मान एप्सिलॉन नॉट है क्या, निर्वात की विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। और इसका विमीय सूत्र क्या होता है, m-1 L-3 T4 और a2, ये क्या होगा विमीय सूत्र, है ना, a2 लास्ट में है ना। तो ये यानी कि क्या होगा, m-1 L-3 T4 a2, ये होगा एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, यदि आवेशों के बीच वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम है। ठीक, देखिए इस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कूलाम का नियम ही पढ़ रहे हैं इस समय। ठीक, कूलाम से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर बताएंगे, यानी कूलाम से रिलेटेड ही बातों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक, आपको एग्जाम में अगर कूलाम का नियम का उल्लेख कीजिए आपको आएगा लिखने के लिए, तो केवल आपको जहां तक हमने डेरिवेशन कराया था F बराबर फार्मूला क्या निकला था, 1/4πε0 Q1 Q2/r², इतना बराबर इतने न्यूटन, तो आपको सिर्फ वहीं तक लिखना है। ठीक, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसी कूलाम के नियम से रिलेटेड, तो इन पर हम लोग पढ़ेंगे जरूर। ठीक, क्योंकि ये अभी आगे आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज होंगे। ठीक, और ये कुछ क्वेश्चन ये भी हैं इस टाइप से जो हमारी बहुविकल्पी या लघुत्तरी में भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपका अगर कूलाम के नियम का उल्लेख करने के लिए 3 नंबर या 5 नंबर में आता है तो आप सिर्फ यहीं तक डेरिवेशन करेंगे। ठीक, तो इस समय हम लोग अब देखेंगे क्या इससे कूलाम के नियम से रिलेटेड कुछ बातें। अब जैसे कि मान लेते हैं कि दोनों आवेश जो है वो कहाँ रखे हैं, उनके बीच वायु और निर्वात के अलावा कोई अन्य मीडियम है। ठीक, तो अन्य मीडियम अगर कोई है तो उस समय जो कूलाम का नियम से जो फार्मूला हो जाएगा आपका F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2/r², जहाँ के क्या होगा, माध्यम का परावैद्युतांक होगा। यानी कि अगर आवेशों के बीच, जब कूलाम का नियम में पढ़ाया था तो क्या बताया था कि दोनों आवेश कहाँ रखे थे, वायु या निर्वात में रखे थे, है ना, वायु या निर्वात में। अब मान लेते हैं उन आवेशों के बीच कोई अन्य माध्यम रखा गया है। ठीक, और जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है, के क्या है यहाँ पर आपका, उसी माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक, तो कैपिटल के, तो अब जो कूलाम का नियम से जो फार्मूला निकलेगा, यानी कि जो बल का फार्मूला होगा F बराबर 1/4πε0, तो ये क्या यहाँ पर और एक चीज इंक्लूड हो जाएगी K, और K है क्या, उस माध्यम का परावैद्युतांक होगा। ठीक, क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। तो अब आपका जो फार्मूला हो जाएगा क्या होगा, F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। ठीक, इतने न्यूटन। ठीक, तो ये हो गया फार्मूला। अब जहाँ के क्या है आपका माध्यम का परावैद्युतांक है। और एक चीज ध्यान दीजिए, आप कुछ नीचे 3 पॉइंट लिखे गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लघुत्तरी या बहुविकल्पी में बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए, वायु और निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए के बराबर 1 होता है ना, वायु या निर्वात के लिए क्या होगा, के इक्वल टू 1। परावैद्युत पदार्थ के लिए के क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, के इज ग्रेटर देन 1। परावैद्युत पदार्थों के लिए के इज ग्रेटर देन 1। और धातुओं के लिए भैया के का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। धातुओं के लिए के का मान क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, कुछ 3 जो पॉइंट लिखाए गए हैं, है ना, इनको बहुत ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया। ठीक, अब जरा आगे देखते हैं थोड़ा इसमें और आगे। तो आगे हम देखेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक, अभी हमने क्या पढ़ा है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट, जो क्या आती है, निर्वात की विद्युतशीलता, और जबकि जो माध्यम की विद्युतशीलता होती है वो केवल एप्सिलॉन होती है। क्या होती है, केवल एप्सिलॉन, है ना, यानी कि एप्सिलॉन नॉट यानी यहाँ 0 लिखा होगा तो ये क्या होगी, निर्वात की विद्युतशीलता। और केवल माध्यम, अगर कोई अन्य माध्यम वायु या निर्वात के अलावा कोई माध्यम है तो उसकी विद्युतशीलता क्या होगी, एप्सिलॉन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता।
ठीक है। तो जो माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन होती है वो एप्सिलॉन नॉट और के गुणनफल के बराबर होती है, यानी कि एप्सिलॉन बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक, अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, के क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक, है ना, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक। बस वायु निर्वात में इसका मान क्या हो जाएगा, के का मान 1 हो जाएगा। ठीक, तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के। यहां से अगर हम के का मान निकालें तो एप्सिलॉन नॉट कहां चला जाएगा, एप्सिलॉन के बटे में, यानी के बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से हम लोग इस के क्या है, हमारा माध्यम का परावैद्युतांक है, इसकी डिफिनेशन अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, अतः किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाएगा, हमारा परावैद्युतांक कहलाएगा, है ना। देखिए ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता, और ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, तो दोनों का रेशियो किसके बराबर है, के बराबर, और के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग जो परावैद्युतांक है इसकी डिफिनेशन ये देखा हमने कि क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता दोनों का क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक, तो हम डिफिनेशन क्या लिखेंगे परावैद्युतांक की, क्या लिखेंगे कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, उस माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, कूलाम का नियम खत्म हो गया। ठीक, कूलाम से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो सब हमने बता दी। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे बेटा कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक, तो आइए देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो अब हम देखेंगे बेटा कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग आवेशों को 3D प्लेन पर मान लेंगे। दो आवेश हैं, यहाँ पर देखिए आप इस चित्र में, है ना, आपका ये 3D प्लेन है, ये इधर x अक्ष है, ऊपर y अक्ष है और ये z अक्ष है। ठीक, इस तरीके से तो यहाँ पर दो आवेश है, Q1 है, Q2 है। Q1 का इस मूल बिंदु O के सापेक्ष जो स्थित सदिश है वो क्या है, R1 है, और जो Q2 है इसका मूल बिंदु O के सापेक्ष जो स्थित सदिश है वो R2 है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर Q2 है, यहाँ Q1 है, ये दोनों समान आवेश हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हैं। मान लिया हमने क्या है, पॉजिटिव, दोनों धनात्मक है। तो देखिए इनमें जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, रिपल करेंगे ये दोनों एक दूसरे से, यानी कि कौन सा फोर्स लगेगा, हमारा जो है यहाँ पर जो है अपोजिट फोर्स लगेगा, है ना, क्योंकि दोनों क्या करेंगे, रिपल यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर ये Q2 आवेश है, यहाँ Q1 है, तो Q2 आवेश Q2 पर जो Q1 के कारण फोर्स लगेगा इधर की ओर, ये क्या होगा, वेक्टर F21 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेक्टर F21। F21 का मतलब, F21 का मतलब इस 1 के कारण, यानी Q1 के कारण Q2 पर, 1 के कारण 2 पर फोर्स। इसी तरीके से ये Q2 जो Q1 पर फोर्स लगाएगा उसको क्या हम लोग मानेंगे, वेक्टर F12, यानी कि 1 के कारण इस यहाँ पर, सॉरी 2 के कारण 1 पर फोर्स, यानी कि Q2 आवेश Q2 के कारण Q1 पर जो बल लगेगा वो क्या कहलाएगा, आपका वेक्टर F12 कहलाएगा। ठीक, अब जरा यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। अब आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल। ठीक, आवेश Q2 पर, यानी Q2 कौन है, यहाँ पर, तो आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला जो फोर्स होगा, है ना, वो क्या निकलेगा यहाँ पर, वेक्टर F21, वेक्टर F21, यानी कि Q1 के कारण 2 पर, वेक्टर F21 का मतलब क्या हो गया, आवेश 1 के कारण आवेश 2 पर लगने वाला फोर्स। तो वेक्टर F21 इक्वल टू होगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान यहाँ पर जो डिस्टेंस यहाँ लिखा जाएगा वो इनका क्या कहलाएगा, विस्थापन सदिश होगा, इनके बीच का विस्थापन सदिश कहलाएगा। ठीक, यानी कि स्थित विस्थापन सदिश। तो अब यह ध्यान दीजिए, अगर इधर की ओर हम लोग फोर्स ले रहे हैं, यानी कि F21 की बात कर रहे हैं, तो ये विस्थापन किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, है ना। और इसको क्या लिखा जाएगा, वेक्टर R12, क्या लिखेंगे, वेक्टर R12। वेक्टर R12 का मतलब क्या मतलब है यहाँ पर,
कि Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थित विस्थापन सदिश, है ना। Q1 का आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष, Q1 का Q2 के सापेक्ष, R12 का मतलब हो गया 1 का 2 के सापेक्ष क्या है, स्थित विस्थापन सदिश, है ना। तो अब इधर की ओर ये हम लोग निकाल रहे हैं इस समय Q1 के कारण Q2 पर बल, तो ये विस्थापन सदिश कौन सा लेना पड़ेगा, R12, ठीक। क्या लेंगे, R12, है ना। तो वेक्टर F21 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 वेक्टर R12 का स्क्वायर, ठीक। लेकिन ये सदिश रूप है, इसलिए यहाँ पर वेक्टर R12 का यानी कि जो R12 ये विस्थापन सदिश लिखा गया है, जो क्या है Q1 का Q2 के सापेक्ष विस्थापन सदिश है, इसका हम लोग कैप लिख देंगे। और कैप मतलब यहाँ पर क्या होगा, एकांक सदिश, इसकी दिशा में क्या है, एकांक सदिश है ना। बात समझे, तभी ये इसका क्या होगा, सदिश रूप बनेगा, ठीक। तो Q2 पर आवेश Q2 पर Q1 के कारण जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान वेक्टर R12 का स्क्वायर, और इसी की दिशा में जो आपका एकांक सदिश लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, R12 का कैप, ठीक। ये समीकरण 1 मान लिया। इसी प्रकार हम लोग जो है Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला अगर फोर्स निकाले, यानी कि ये क्या हो जाएगा, वेक्टर F12, तो वेक्टर F12 क्या निकलेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान अब वेक्टर R21 का स्क्वायर, यानी कि R21 इस दिशा में जो विस्थापन सदिश है ना। R21 जो होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थित विस्थापन सदिश। R21 क्या होगा हमारा, Q2 का Q1 के सापेक्ष, है ना, Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थित विस्थापन सदिश। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर R21 का स्क्वायर, और इसी दिशा में जो एकांक सदिश लेंगे वो क्या हो जाएगा, R21 का कैप, ठीक। जो यहाँ पर लेते हैं विस्थापन सदिश, उसी यहाँ पर सदिश लेते हैं, तो यहाँ सदिश का स्क्वायर करते हो, और जब एकांक सदिश निकालते हैं तो इसी पर हम लोग इधर क्या लगा देंगे, कैप लगा देंगे, जो इसकी दिशा में क्या होगा, एकांक सदिश होगा, ठीक। तो इस तरीके से वेक्टर F12 हमारा निकला, और ये वेक्टर F12 क्या है, जो है Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला फोर्स है, इसको मान लिया हमने समीकरण 2, यानी समीकरण 2 मान लिया। अब ध्यान दीजिए, वेक्टर R12 और R21 दोनों विपरीत हैं, R12 इधर की ओर है और R21 किधर की ओर है, उधर की ओर है, तो दोनों विपरीत हैं, यानी कि अगर हमको इस तरीके से विपरीत होते हैं तो क्या होता है, माइनस चिन्ह लग जाता है ना। दोनों जब दो वेक्टर विपरीत होते हैं तो क्या होते हैं, माइनस में अगर उनको हम बराबर लिखें तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह लग जाता है। तो वेक्टर R21 बराबर क्या होगा, माइनस का वेक्टर R12, है ना, ये इसके क्या होगा, माइनस के इक्वल होगा, यानी यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तभी बराबर लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो आप ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर रख देंगे, या फिर यहाँ पर रख दो, चाहे जिसमें रख दो, ठीक। तो यहाँ पर समीकरण 1 में रख दिया जाए, जहाँ पर ये जो R12 लिखा था कैप, है ना, तो इसकी दिशा पर हम लोग माइनस लगा देंगे। अब चूंकि देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, जैसे कि R12 है, इसके स्थान पर ये पुट करो, चाहे है ना, R12 के स्थान पर R21 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो दोनों निगेटिव है, तो स्क्वायर जब करोगे तो वो तो पॉजिटिव ही आएगा, स्क्वायर तो हमेशा क्या बन जाएगा, धनात्मक ही, है ना। तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यानी कि वेक्टर F12 बराबर क्या आ जाएगा भैया हमारा, यहाँ पर जो है बेटा हम लोग, हाँ यहाँ रखेंगे, सॉरी इसमें पुट करेंगे, ठीक। तो रख दिया जाए वेक्टर F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान, यहाँ पर डिस्टेंस क्या थी, R21 था, लेकिन R21 के स्थान पर हमको क्या लग देना है, R12, इसमें पुट करेंगे, ठीक है भैया, समीकरण 2 में पुट करेंगे, ठीक, इसके जगह पर। तो यहाँ पर देखिए, इसके जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, R12, लेकिन माइनस यहाँ रखोगे तो स्क्वायर लगा है तो प्लस बन जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर भी तो वही वैल्यू रखेंगे, है ना, कैप के स्थान पर, तो ये माइनस में रख देंगे, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर लगा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, माइनस R12 का कैप। अब ध्यान दीजिए, इस माइनस को यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस आगे ले आए, तो F12 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर और R12 का कैप, वेक्टर R12 का स्क्वायर, और इसकी दिशा में जो एकांक सदिश है वो क्या होगा, R12, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसके स्थान पर हम लोग समीकरण 1 से क्या रख सकते हैं,
F21 रख सकते हैं, क्योंकि ये जो है समीकरण 1 से देखिए आप ये चीज लिखी हुई है और ये किसके बराबर है, वेक्टर F21 के बराबर है, तो इसके स्थान पर रख दिया जाए। तो यहां से हमने देखा कि वेक्टर F12 जो है वो किसके बराबर आएगा, माइनस का वेक्टर F21 के बराबर आएगा, है ना। वेक्टर F12 बराबर होगा माइनस वेक्टर F21, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि इन बलों का जो ये दोनों फोर्स लगे थे, एक इधर की ओर एक इधर की ओर, है ना। हमने बताया था कैसे ये जो है फोर्स है प्रतिकर्षण बल है ना। तो इस तरीके से देखिए इनके परिमाण तो समान है लेकिन दिशाएं क्या है, विपरीत हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या देखा बेटा कि जो बल लगे हैं यहाँ पर दोनों, यहाँ पर F21 वेक्टर F21 और वेक्टर F12, इनके परिमाण ये परिमाण में तो बराबर हैं लेकिन इनकी दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं, ठीक। तो इस तरीके से कूलाम के नियम का सदिश रूप हो गया। अगर एक नंबर में आएगा, ज्यादातर एक ही नंबर में आता है कूलाम के नियम का सदिश रूप, तो आप केवल ये वाला फार्मूला चाहे लिख दीजिएगा, ये वाला, और चाहे ये वाला फार्मूला आप लिख दीजिएगा, ठीक। चाहे ये वाला लिखिएगा या ये वाला, ठीक। अगर एक नंबर में आएगा कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखने के लिए तो, ठीक। अगर मान लेते हैं 3 नंबर में आता है या 2 नंबर में आता है तो आपको यहाँ तक डेरिवेशन करना पड़ेगा और लास्ट में लिखना पड़ेगा। इस तरीके से हमने देखा कि जो वेक्टर F12 है वो माइनस वेक्टर F21 है, यानी कि ये दोनों बल परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। तो ये हमारा क्या हो गया भैया, कूलाम के नियम का सदिश रूप, ठीक। तो इस वीडियो में यही तक, बाकी अब हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। तो इसके आगे हम लोग लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।